अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साहित्य की एक झलक की जो सीरीज़ चल रही है, साहित्य की एक झलक की सीरीज़ 12 कल आप लोगों को मिली है। आज साहित्य की एक झलक की सीरीज़ यह 13 है और इसका PDF व्हाट्सएप पर जितने भी लोग हैं सभी लोगों को भेजा जा चुका है। यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और साहित्य की एक झलक की PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर नंबर लिख लीजिए, 805258 लिखिए। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके 8052584004 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए साहित्य की एक झलक लिखकर और आपको भी PDF मिल जाएगा। कई लोग कह रहे थे जब PDF मिलता है कि सर इसमें आंसर लगा कर दीजिए। भाई अगर आप मेहनत नहीं करोगे फिर कैसे आगे बढ़ोगे? अगर आंसर लगा कर दिया जाएगा तो फिर यहाँ पर वीडियो देने का क्या मतलब होगा? PDF मिलता है, आप PDF पढ़िए, इसके बाद में आप वीडियो देखिए तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज होंगी, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और आंसर लगाकर PDF नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको वीडियो ही देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है। सज़ा तो केवल उसको होती है जो अपराध छिपाता नहीं है, छिपाना नहीं जानता। सिंदूर की होली नाटक में यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, मुरारी लाल का कथन है। सिंदूर की होली आप लोगों को जो पढ़ाया गया है तो पूरा विस्तृत इसके बारे में, पूरी विषय वस्तु, पात्र सबके बारे में बताया गया है। ये तो साहित्य की एक झलक चल रही है। एक झलक का मतलब ही यही है कि आपको एक झलक में चीज़ें मिलेंगी। कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। उपरोक्त कथन किस नाटक का है? रूप की छाया, जयशंकर प्रसाद। वितस्ता की लहरें, लक्ष्मी नारायण। पाप और प्रकाश, जैनेन्द्र कुमार। सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण लाल। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, सिंदूर की होली में मनोरमा का कथन है। मनोरमा किससे कह रही है? सिंदूर की होली में जो ये कथन है कि कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। ये मनोरमा कह रही है। मनोरमा किससे कह रही है? मनोरमा मुरारी लाल से कहती है। मुरारी लाल, अगर आपने यह नाटक पढ़ा होगा तो ये कथन भी आपको मिला होगा कि मनोरमा ने मुरारी लाल से ये कहा है। सिंदूर की होली नाटक में कौन सा कथन मनोरमा का नहीं है? पुरुष के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है स्त्री को। स्त्री जीवन का सबसे सुंदर और कठोर सत्य यही है। स्त्री इसलिए दुखी है और पुरुष इसी को अधिकार समझता है। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। पुरुष आँख लोलुप होते हैं। विशेषतः स्त्रियों के संबंध में मृत्यु शैया पर भी सुंदर स्त्री उनके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है। प्रेम तो 2-4 से नहीं हो सकता और अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायास किसी और पर वह उठता था। अब तो व्यय की मात्रा संचय से अधिक हो गई है। तो इनमें से कौन सा कथन मनोरमा का नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, मनोरमा का कथन डी नहीं होगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठता होगा आखिर ये मनोरमा का नहीं है तो है किसका? अगर कॉपी पेन आपके पास है तो ज़रूर लिख लें। चंद्रकला, चंद्रकला का यह कथन है। सिंदूर की होली में ये जो डी विकल्प दिया गया यह चंद्रकला का कथन है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा कथन सिंदूर की होली का पात्रों के साथ सुमेलित नहीं है? समय पर स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, सुंदर वस्त्र, संसार का सुख तो इन्हीं वस्तुओं में सीमित है। मनोरमा का कथन बिल्कुल सही है। जिसके लिए चोरी करे वही कहे चोर। मनोज शंकर गलत, बी सुमेलित नहीं है। ये मनोज शंकर का कथन नहीं है। लिखना चाहें लिख लें। मुरारी लाल का कथन है। मुरारी लाल, यह कथन मुरारी लाल का है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं मिला था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं मिलता। मनोज शंकर का कथन बिल्कुल सही है। कवि और गायक भावुक जीव होते हैं। मनोज शंकर का कथन बिल्कुल सही है।
तो इनमें से बेमेल कौन सा होगा? आपका उत्तर होगा बी, जिसके लिए चोरी करें वही कहे चोर, मुरारी लाल का कथन है। निम्न में से कौन सा कथन सिंदूर की होली नाटक का है? प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती हैं और प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। देहातों में अधिकांश रोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं। इन चीज़ों का प्रभाव सीधे मस्तिष्क पर होता है। रोग की इच्छा शक्ति जग जाती है और प्रकृति की शक्तियों को काम करने का अवसर मिलता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इनमें कौन सा कथन सिंदूर की होली नाटक का है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, एक और दो, ये दोनों कथन सिंदूर की होली नाटक का है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर में ये कथन है किसका? तो यहाँ पर जो पहला कथन देख रहे हैं और दूसरा कथन, ये दोनों के दोनों कथन मनोज शंकर के हैं। पहला जो कथन है ये मनोज शंकर मुरारी लाल से कहता है। दूसरा जो कथन है यह मनोज शंकर डॉक्टर से कहता है। तो दोनों कथन मनोज शंकर के ही हैं, ध्यान रखिएगा। नई कविता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जगदीश गुप्त एवं ज्योति स्वरूप चतुर्वेदी के संपादक में इलाहाबाद से निकलने वाली नई पत्रिका का नई कविता आंदोलन में विशेष योगदान है। यहाँ पर गलत कौन सा होगा? पहला ही गलत है। नई पत्रिका का इसमें नई कविता आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, ये बाद में और प्रकाशित हुई है, तो पहला ही गलत है। हैदराबाद से निकलने वाली कल्पना पत्रिका का भी नई कविता आंदोलन के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, बिल्कुल ये सही है। नई कविता की पृष्ठभूमि में प्रगतिशील कविता के मूल्य और प्रवृत्तियाँ समाहित हैं, ये भी सही है। नई कविता की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति, जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति वाद मुक्तता है, तो यह भी आपका सही है। तो गलत कौन सा होगा? पहला गलत होगा, 6 का ए। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, यह विचार किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। निम्न में से कौन सा साहित्यकार देवबड़े या बिहारी विवाद से संबंध नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। बाकी पदम सिंह शर्मा ने भी लिखा है, लाला भगवान दीन ने भी लिखा है, कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है। इन सभी लोगों ने देव और बिहारी पर आधारित रचनाएं लिखा है। तो आपका यहाँ उत्तर होगा 8 का डी। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की रचना का केंद्रीय विषय क्या है? स्त्री विमर्श के विविध पक्ष, समतावादी समाज की चिंताएं, लघु मानव की प्रतिष्ठा के स्वर, जीवनानुभूतियों से उपजे दार्शनिक विचार। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, स्त्री विमर्श के विविध पक्ष। ये श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की जो रचना है उसका विषय वस्तु है या केंद्रीय विषय है। किस साहित्यकार ने प्रभा पत्रिका में भादों की भिड़ंत नामक लेख लिखकर निराला की कविताओं को रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल कहकर विवाद खड़ा कर दिया? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा पत्रिका में यादों की भिड़ंत, तो यहाँ पर जो यादों की भिड़ंत इन्होंने लिखा है ये रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल कहा है इसमें निराला की कविताओं को। निम्न में से कौन सा आलोचक अमेरिकी नई समीक्षा से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, क्लिंथ ब्रुक्स। क्लिंथ हो गए, इसको सही कर लीजिए, क्लिंथ ब्रुक्स है। समय गवाह है, बेचैनी आगे की राह है, किस कवि की पंक्ति है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, राजकमल चौधरी की है, 12 का सी होगा। जहाँ पर विस्तृत बताने लायक है वहाँ पर मैं आपको विस्तृत खुद बताते हुए चल रहा हूँ, और यहाँ पर ये पूरा स्पष्ट नहीं आया पीडीएफ, मैं पढ़ देता हूँ, गौर से सुन लें। यहाँ पर है कि एक नीला आईना बेठोस, सुन लीजिएगा गौर से। एक नीला आईना बेठोस सी यह चांदनी और अंदर चल रहा हूँ उसी के महातल में मौन। ये तो दिख ही रहा है आपको, ये पंक्ति किसकी है? एक नीला आईना बेठोस। तो इससे जो पहली पंक्ति है एक नीला आईना बेठोस, इससे बहुत ही आराम से
आप उत्तर दे सकते हैं कि यह किसकी पंक्ति होगी, शमशेर बहादुर की। ऐसे क्षण अंधकार घर में जैसे विद्युत जागी, पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत, उपरोक्त पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, निराला की पंक्ति है। निम्न में से कौन सा एकांकी संग्रह उपेंद्र नाथ अश्क का है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उपेंद्र नाथ अश्क का होगा बी, देवताओं की छाया में। देवताओं की छाया में, ध्यान रखिएगा। बाकी स्त्री का हृदय तो आपको पता ही होगा, उदय शंकर का है। चोर के घर छिछोर, ये भी आपको पता होगा, जीपी श्रीवास्तव का है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया उपेंद्र नाथ अश्क का कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, देवताओं की छाया में। इनमें से लक्ष्मीकांत वर्मा का काव्य संग्रह कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, दीप देहरी द्वार, लक्ष्मीकांत वर्मा का काव्य संग्रह है। बाकी कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ तो आपको पता है रघुवीर सहाय का है, और इतने पास अपने, ये भी आपको पता होगा शमशेर बहादुर का है। लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय का है। तो यहाँ पर लक्ष्मीकांत वर्मा का काव्य संग्रह है दीप देहरी द्वार। हालावाद के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? हालावाद के प्रयुक्त शब्द, हालावाद में प्रयुक्त शब्द हाला प्रस्तुतः व्यवस्था विरोध का प्रतीक है। इस कविता में अनुभूति की प्रधानता मुखर थी। हालावादी कवियों ने गीत शैली में रचनाएं लिखी हैं। हालावादी काव्य रचनाओं में करुण रस प्रधानतः प्रयुक्त हुआ है। देखिए, करुण रस बिल्कुल कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन प्रधानतः प्रयुक्त हुआ है, यह गलत होगा। हालावाद में करुण रस नहीं है, नहीं के बराबर है कह सकते हैं। निम्न में से किसे भक्तिकाल व रीतिकाल का समन्वयक कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, रत्नाकर को कहा जाता है भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में गलत विकल्प कौन सा होगा? इनकी प्रथम रचना कृष्ण शतक है। इनके ग्रंथ रसकलश में रीति ग्रंथों का परिपाटी का अनुसरण किया गया है। कृष्ण शतक व रसकलश की भाषा ब्रज भाषा है। इनके द्वारा रचित प्रिय प्रवास का रचना काल दिया गया है 1916, जो कि गलत है। निज भाषा बोलहूँ लिखूँ पढ़ूँ न गुणहूँ सब लोग, करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा, यह पंक्ति श्रीधर पाठक की है। 20 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, श्रीधर पाठक। प्रभाकर माचवे का मानना है कि अर्थशास्त्र और देहाती मेले से नई कविता का प्रारंभ हुआ। तो यह रचनाएं है किसकी? अर्थशास्त्र और देहाती मेले, जिससे प्रभाकर माचवे यह मानते हैं कि नई कविता का आरंभ इन्हीं रचनाओं से हुआ, अर्थशास्त्र और देहाती मेले से। तो यह रचनाएं हैं किसकी? तो ये रचनाएं भी प्रभाकर माचवे की ही हैं। राम तुम्हें यह देश न भूले, धाम धरा धन जाए भले ही, यह अपना उद्देश्य न भूले, निज भाषा निज भाव न भूले। यह पंक्ति किसकी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, लक्ष्मी सागर वर्षण। बाकी राम नारायण मिश्र भी हैं, श्याम सुंदर दास भी हैं, शिव कुमार सिंह भी हैं नागरी प्रचारणी सभा से संबंधित। लेकिन कौन संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। वार्ता साहित्य के बारे में असत्य विकल्प कौन सा होगा? 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता साहित्य ग्रंथ श्रृंखला के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, बिल्कुल सही हैं। इन दोनों वार्ता संग्रहों के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं, सही है। वार्ता साहित्य श्रृंगार परक अधिक प्रचारात्मक कम है, गलत है। जो वार्ता साहित्य है वो श्रृंगारात्मक अधिक प्रचारात्मक कम है, गलत है। ये सब जीवनी परक है। जितने भी आप वार्ता साहित्य देखेंगे तो इसमें श्रृंगार वर्णात्मक है, जीवनी परक है, इसमें श्रृंगारात्मक और प्रचारात्मक नहीं। तो सी आपका गलत होगा। इस साहित्य की भाषा में तत्सम और अर्ध तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, सही है। अलंकारों की संख्या 124 मानने वाले आचार्य कौन हैं? 124 मानने वाले आचार्य हैं अप्पय दीक्षित। बाकी
इनके बारे में भामा की अगर बात करें तो भामा के बारे में आपको पता होगा 39 इन्होंने माना है। जयदेव की अगर बात करें तो जयदेव ने 100 माना है। रुद्रट की अगर बात करें तो इन्होंने 52 माना है। वहीं आचार्य मम्मट के बारे में आप लोग जानते होंगे, मम्मट ने 67 माना है। मम्मट ने 67 माना है। भरत मुनि की अगर बात करें तो आचार्य भरत मुनि ने 4 माना है। भरत मुनि ने 4 माना है। वामन के बारे में अगर बात करें तो वामन के बारे में भी आपको पता होगा कि वामन ने 33 माना है। दंडी की अगर बात करें तो दंडी ने 35 माना है। तो किसने कितना माना है इसे जरूर ध्यान रखिए आप लोग। छोटा सा भी हूँ मैं स्वर रवि का प्रतिनिधि, काली तमसा में रक्षक अथक खड़ा हूँ लेकर उसकी बाती मंजूसा में। उपरोक्त पंक्ति का आशय क्या है? ये छोटा सा दीप अन्य किसी पर निर्भर नहीं है। छोटे से दीप में सूर्य के प्रकाश का अंश है, उसमें अंधकार को भेदने की सामर्थ्य है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। इस पंक्ति के अनुसार देखें तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी। दूसरा और तीसरा सही है। छोटा सा भी मैं हूँ स्वर रवि का प्रतिनिधि, काली तमसा में रक्षक अथक खड़ा हूँ लेकर उसकी बाती मंजूसा में। हाँ, वो छोटा सा दीप है लेकिन अन्य किसी पर निर्भर नहीं है, गलत है। निर्भर है, रवि का प्रतिनिधि है, फिर निर्भर कैसे नहीं है? तो पहला आपका गलत होगा, दूसरा और तीसरा आपका सही होगा। उर्वशी की काव्यगत विशेषता कौन सी है? इसमें नारी की असहायता का मार्मिक चित्रण किया गया है। हाँ, बिल्कुल किया गया है, ये भी सही होगा। इसमें बताया गया है कि काम का उदात्त रूप तन की सीमा का अतिक्रमण करके प्राप्त होता है, ये भी सही है। इसकी विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया। इसमें कवि ने शब्दालंकारों का अधिक प्रयोग किया है, गलत है। तो यहाँ पर आपका असत्य विकल्प हो जाएगा सी। इसकी भाषा प्रौढ़ व भावों का अनुसरण करने वाली है, बिल्कुल सही है। तो असत्य विकल्प कौन सा है या विशेषता कौन सी नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 27 का सी। भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं कौन सी हैं? गांधी दर्शन का प्रभाव है, बिल्कुल सही है। भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषता में गांधी दर्शन का प्रभाव है। सामाजिकता का घोष है, चिंतनशीलता है, बिल्कुल सही है। अतुकांतता नहीं, तुकांतता है। 1 2 3 होगा, चौथा नहीं होगा। अतुकांतता दिया गया है, वो गलत है। भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषता की एक प्रमुख विशेषता भी है तुकांतता। नई कविता में मुक्तिबोध की वही जगह है जो छायावाद में निराला की थी। कथन किसका है? तो ये कहा है नामवर सिंह ने। नामवर सिंह ने कहा है कि नई कविता में जो मुक्तिबोध का स्थान है वही छायावाद में निराला का भी था। अगला प्रश्न, निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, भगीरथ मिश्र का है। निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान है, भगीरथ मिश्र का कथन है। भोलाराम का जीव में क्या क्या बताया गया है? सत्य जीवन से अधिक कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार सनातन है, यह भी सही है। भ्रष्टाचार की पहुंच अलौकिक हो गई है, यह भी सही है। स्वर्ग और नरक की दिव्यता अलौकिक मिथ्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी। भोलाराम के जीव में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, 1 2 3 4 सभी सही हैं। रेखाचित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्री राम शर्मा का हो जाएगा पदम पराग। 32 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, पदम पराग रेखाचित्र विधा की पहली रचना है। तिब्बत यात्रा के बारे में गलत विकल्प कौन सा होगा? तिब्बत यात्रा के बारे में गलत विकल्प यानी असत्य विकल्प, तिब्बत में भिक्षुओं की संख्या बहुत कम है, गलत। यही पहला हमारा उत्तर होगा, बहुत कम नहीं है, यह गलत दिया है। भिक्षुड़ियों की संख्या बहुत कम नहीं है बल्कि अधिक है, पहला गलत होगा। तिब्बत के लोगों की कलाप्रियता पर प्रकाश डालते हुए वहाँ के मंदिरों का वर्णन है, तिब्बती समाज का वर्णन भी है, तिब्बती लोगों की ज्ञानवर्धक संस्कृति का भी वर्णन है। तो 33 का उत्तर आपका ए होगा। आपहुदरी के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? पुरुष प्रधान समाज के तिलिस्म को स्वीकार किया गया, गलत। आपहुदरी में पुरुष प्रधान समाज में जो तिलिस्म है उसको अस्वीकार किया गया है, इसमें असत्य विकल्प हो जाएगा आपका पहला।
रमणिका एक जिद्दी लड़की की भूमिका में है, सही है। स्त्री की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की खोज है, सही है। रमणिका ने एक निर्भीक स्त्री के रूप में अपने जीवन की अंतरंगताओं को बेहद तरीके से पेश किया है, ये भी सही है। ठकुरी बाबा के बारे में गलत विकल्प कौन सा होगा? आधुनिक, शिक्षित, शिष्ट और सभ्य कहे जाने वाले व्यक्तियों पर व्यंग्य किया गया है ठकुरी बाबा में, सही है। ग्रामीण समाज की विशेषताओं का उद्घाटन नहीं किया गया, गलत है, यही गलत होगा। ठकुरी बाबा में तो ग्रामीण समाज की विशेषताओं का मूल रूप से उद्घाटन किया गया, नहीं शब्द लगा है, इसलिए आपका उत्तर बी होगा, यानी असत्य विकल्प आपका बी हो जाएगा। ग्रामीण जीवन के लक्षण का यथार्थ चित्रण है। नगरीय एवं ग्रामीण सभ्यताओं का अंतर मार्मिकता के साथ स्पष्ट किया गया है। चाय घर में मृत्यु कहानी के कहानीकार कौन है? चाय घर में मृत्यु, उत्तर हो जाएगा डी, काशीनाथ सिंह। नई कहानी के प्रवृत्तियों में कौन शामिल नहीं है? तो नई कहानी के जो वृहत्त्रयी है, उस वृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पहला, वृहत्त्रयी, लिख लीजिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, नई कहानी के वृहत्त्रयी में कौन कौन है? 1 2 3 4 करके विकल्प दिया जा सकता है, तो 1 2 3 2 3 4 या 1 3 4 या 1 2 4 इस तरीके से पूछा जा सकता है। नई कहानी के वृहत्त्रयी में कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, इनका नाम जरूर लिख लीजिए। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं, इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई फीस नहीं पड़ रहा है। साहित्य की एक झलक जो सीरीज चल रही है, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप करके साहित्य की एक झलक लिख दीजिए और आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और यह जो सीरीज चल रही है, ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम तक ही चलेगा, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम तक चलेगा, ध्यान रखिएगा। नंबर लिख लीजिए 8052584004, ये नंबर है, इसी पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो, कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद का कथन है। ईदगाह कहानी में समाज की किस गंभीर समस्या का चित्रण किया गया है? उत्तर हो जाएगा सी, गरीबी। अपना अपना भाग्य कहानी के केंद्र में कौन है? उत्तर हो जाएगा सी, बालक है। निम्न में से किसका प्रकाशन बाद में हुआ है? सरोज स्मृति जो कि निराला का है, असाध्य वीणा जो कि अज्ञेय का है, अंधेरे में मुक्तिबोध का है, पटकथा धूमिल का है। तो यहाँ पर सबसे बाद में प्रकाशन किसका हुआ है? उत्तर हो जाएगा डी, पटकथा का प्रकाशन सबसे बाद में हुआ है। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली, कथन किसका है? तो ये कहा गया है रामविलास शर्मा के द्वारा कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कछुआ धर्म गुलेरी का है, बिल्कुल सही है, सुमेलित है। कवि कर्तव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, सुमेलित है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का है, सुमेलित है। परंपरा बंधन नहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र, गलत है, सुमेलित नहीं है। परंपरा बंधन नहीं धर्मवीर भारती का है, लिख लीजिए, धर्मवीर भारती का है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कजरी वर्ण में राजहंस कुबेरनाथ राय, सुमेलित है। नई कविता के प्रतिमान बी, सुमेलित नहीं है। अब आप लोग कमेंट ना करिएगा कि सर नहीं नामवर सिंह का है। कविता के नए प्रतिमान मैंने नहीं कहा है, नई कविता के प्रतिमान कहा है जो लक्ष्मीकांत वर्मा का है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है, जबकि नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा का है। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई, गांव का मन विद्यानिवास मिश्र। भावुकतामयी शैली में निबंध की रचना किसने की है? उत्तर हो जाएगा बी, माखनलाल चतुर्वेदी ने की है। खरगोश के सींग निबंध के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा ए, प्रभाकर माचवे। किस निबंधकार के निबंध को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस को काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूतम किसने माना है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, मम्मट। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं ध्यान दें,
हमारे यहाँ यूजीसी नेट का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, क्रैश कोर्स भी चल रहा है, यूपीएचईएससी हायर का बैच भी चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, साथ में टीजीटी पीजीटी का भी चल रहा है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फ़ीस होगी, सारी जानकारी आप हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके इस नंबर पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और ये वीडियो पब्लिश वीडियो है, साहित्य की एक झलक आप सभी लोगों के लिए पब्लिश किया जा रहा है। लगातार ये सीरीज चल रही है। कल साहित्य की एक झलक की सीरीज 14 होगी, आज ये 13वीं सीरीज है। यदि आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो इसका कोई चार्ज नहीं है। हमारे व्हाट्सएप पर साहित्य की एक झलक लिख कर आप मैसेज करेंगे इस नंबर पर, वैसे ही आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ये पब्लिश वीडियो है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग शेयर करिए अपने मित्रों में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह इसको शेयर करिए ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो सकल प्रयोजन मौलिभूतम किसने माना है? मम्मट ने माना है। यहाँ तक हो गया आपका। चित्र काव्य को निकृष्ट काव्य किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा बी, आनंदवर्धन ने। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से 50 प्रश्न थे और डेली ऐसे 50 प्रश्न आप लोगों को दिए जाते हैं साहित्य की एक झलक में। कल साहित्य की एक झलक का सीरीज नंबर 14 आप लोगों को मिलेगा। पीडीएफ सभी लोगों को व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है। उत्तर के साथ पीडीएफ नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उत्तर के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में अपने पेड मेंबर्स के साथ।